हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। जो लोग बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे थे बट कोविड-19 की वजह से फंस चुके थे और वो कह रहे थे कि सर प्रिपरेशन करें तो क्यों, उनके लिए अभी एक रीजन आप सबके लिए आ चुका है। यहां पे आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस ने यहां पे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। तो यहां पे बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पढ़ाई तो कर रहे थे बट जिनके लिए रीजन नहीं था। अभी उनको एक प्रॉपर रीजन मिल चुका है कि अभी आपके लिए, सबके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो यहां पे देखते हैं कि रिक्रूटमेंट में एक्चुअली है क्या। सबसे पहले मैं कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर करवा दूं फ्रेशर्स बंदों के लिए कि जिनको पता ही नहीं है कि आईबीपीएस एक्चुअली है क्या। मैं ये बता दूं कि आईबीपीएस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट लेती है। ये कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट बैंक्स के लिए एग्जामिनेशन अरेंज करती है, उनके पेपर सेट करती है, सब कुछ अरेंजमेंट एंड सेटिंग करके बच्चों को रिक्रूट करके डिफरेंट बैंक्स को वहां पे भेजती है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि यहां पे आपको कोई पर्टिकुलर बैंक मिल सकता है, आपको एक सीक्वेंस देना पड़ता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से एज वेल एज आपको मिले हुए मार्क्स के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर बैंक आपको अलॉट की जाती है। वो सब कुछ करने का काम आईबीपीएस का होता है। तो सबसे पहले यहां पे मैं ये बता दूं कि रिक्रूटमेंट है किस चीज की। यहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट पास आउट है या फिर जस्ट अपीयर है, लास्ट ईयर में है और जिनका रिजल्ट आनी बाकी है। उन लोगों के लिए ये रिक्रूटमेंट ओपन रहेगी। तो वो सब लोग जो अभी घर पे बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे और अभी करना स्टार्ट कर रहे हो, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक की होगी और ये आरआरबी की जो एग्जाम है वो ली जा रही है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट मतलब मल्टीपर्पज के लिए वो रिक्रूटमेंट ली जा रही है। तो एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। यहां पे आपको ये बता दूं कि स्केल 1 मतलब होता है सीनियर मैनेजर, स्केल 2 मतलब होता है मैनेजर एंड थर्ड वन मतलब थर्ड पोस्ट जो होती है स्केल 3 वो होता है असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑफिसर असिस्टेंट मतलब होता है मल्टीपर्पज और उसका मतलब है कि एज अ क्लेरिकल जॉब आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से ऑफिसर ग्रेड से लेके क्लर्क ग्रेड तक सभी एग्जामिनेशंस की रिक्रूटमेंट यहां पे हो रही है। वो एग्जामिनेशन आपको देने के बाद वो रिक्रूटमेंट आपको मिलने वाली है। तो यहां पे ये भी बता दूं कि फॉर्म कहां पे फिलअप करना है आपको एग्जामिनेशन के लिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कहां पे करने हैं, वो आपको करने हैं ibps.in मतलब आईबीपीएस के वेबसाइट पे जो है ibps.in। ठीक है, तो बढ़ते धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझना है। मैं चाहता हूं कि आपको पूरे डिटेल्स में बताऊं। उन डिटेल्स के लिए आपको पूरा ये लेक्चर जो है वो पूरा सुनना पड़ेगा। यहां पे जो डिफरेंट रिक्रूटमेंट आ रही है उसके बारे में मैं बता दूं कि कौन कौन से बैंक के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है, कौन कौन से आरआरबीज के लिए होने वाली है। ठीक है, तो ये ग्रामीण बैंक होते हैं। सबसे पहले ये दिमाग में रखिए कि आपको ग्रामीण एरिया में वर्कआउट करना पड़ेगा, वहां पे काम करना पड़ेगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, विकास बैंक जो होता है वहां पे, देन आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण बैंक के लिए, महाराष्ट्र के लिए बात करें तो वैसे बहुत सारे बैंक है, इतने सारों के नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि उसमें टाइम चला जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन जो मुझे देनी है वो सब कुछ मैं देने वाला हूं। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ये वेल नोन बैंक है, तो ये महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के लिए ये रिक्रूटमेंट है जो हो रही है। देन उसके बाद ऐसे बहुत सारे बैंक है जिनके नाम आपने सुने होंगे। तो ये वेल नोन बैंक में से एक बता दिया मैंने, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए वो पता ही है। आपके आसपास भी वो ब्रांचेस हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत रिमोट प्लेसेस पे ये होता है, बिल्कुल नहीं। कभी कभी शहरों के एकदम पास में ही आपको कोई गांव में आपको ट्रांसफर मिल सकती है, वहां पे भी जॉब आप कर सकते हो। और ये अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी क्यों अच्छी है इसके बारे में भी मैं आगे जाके बात करने वाला हूं। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। देखिए ऑफिसर ऊपर से लेके नीचे तक मतलब ऑफिसर स्केल 1 से लेके मल्टीपर्पज तक जितने भी पोस्ट वहां पे निकले हैं उन सभी पोस्ट के लिए मैं बता दूं ग्रेजुएशन
इज द नेसेसरी थिंग। देन उसके बाद बात करते हैं नेशनलिटी के बारे में, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल। देन उनके कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने जो है वो ऐसे कोई कंट्रोवर्सी लेके चलती नहीं है, वो इंडियन ही रहते हैं, तो उनके पास सिटीजन ऑफ इंडियन मतलब आपके पास अगर आधार कार्ड है, ठीक है, तो आधार कार्ड से आपकी बात बनने वाली है, आपको कोई रोकने नहीं वाला एग्जामिनेशन देने के लिए। यहां पे एज लिमिट का सबसे मेन क्राइटेरिया है जो मैं सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। ये देखिए यहां पे सीनियर मैनेजर के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीनियर मैनेजर के लिए आपका एज जो होना चाहिए वो अबाउट 21 ईयर एंड बिलो 40 ईयर होना चाहिए। एंड ये अगर कंफ्यूजन है कि सर मैं अभी 40 में हूं पर मैं एलिजिबल हो कि नहीं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके रखा है कि आपका जन्म जो है वो 3/7/1980 इसके पहले नहीं होना चाहिए एंड 36/1999 इसके बाद में नहीं होना चाहिए। आपका देख लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि इससे पहले और इसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, और इसके बीच में अगर होता है तो आप एग्जाम दे सकते हो। ये जो उन्होंने डेट्स देके रखे वो स्पेसिफाई करते हैं 21 ईयर से लेके 41 ईयर के बंदों के लिए, ठीक है। देन ऑफिसर लेवल 2 मतलब मैनेजर लेवल्स के लिए, मतलब मैनेजर बंदों के लिए क्या है, देखिए 21 से लेके 32 ईयर इज द एज क्राइटेरिया, और उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन करके रखा है कि आपका एज या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कहां से कहां तक होना चाहिए। आपका एज जो है वो 3/7/1988 के बाद वाला होना चाहिए एंड 36/1999 के पहले वाला होना चाहिए। अगर इसके बीच में आप हो तो ये एग्जाम दे सकते हो। देन ये असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए देखिए, असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए यहां पे आपका एज अबाउ 18 इयर्स एंड बिलो 30 ईयर होना चाहिए। और वापस एक बार वो डेट्स जो उन्होंने स्पेसिफाई करके रखे वो मैं अंडरलाइन कर ही रहा हूं, तो आप देख लीजिए। देन उसके बाद है मल्टीपर्पज, तो ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट होती है बच्चों। देखिए यहां पे जो स्टूडेंट है जिनका बैंक में इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत हाई लेवल है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रॉपर पढ़ाई नहीं होता या फिर उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते, बट कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई करके वो एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं। आपके पास अच्छा गाइडेंस, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो आरआरबीज में रिक्रूटमेंट बहुत ईजी है। मैं ये भी बताऊंगा क्यों ईजी है, कैसे ईजी है, वो पूरा लेक्चर आप देखने के बाद आप समझ ही जाओगे। यहां पे ये तो मैंने बता दिया कि हर एक के लिए एज लिमिट क्या है और किस तरह से एज क्राइटेरिया मैटर करता है। यहां पे ये भी बता दूं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 साल का एक्सटेंशन है, मतलब जो भी एज लिमिट बोला गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मल्टीपर्पज के लिए 18 से 28 तक आप होने चाहिए, 18 ईयर से लेके 28 ईयर तक आपका एज जो होना चाहिए वो। अगर आप शेड्यूल कास्ट में हो तो 18 से लेके और 5 साल आगे जाना है आपको, सॉरी 28 से लेके और 5 साल आगे जाना है, ठीक है। तो 32 ईयर तक आपको चलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी के लिए 3 साल का एक्सटेंशन है। अलग अलग एक्सटेंशंस दिए जाते हैं यहां पे जो डिसेबल पर्संस है, जिनकी डिसेबिलिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है, वो भी नीचे मेंशन की गई है। जो डिसेबिलिटी पर्सन है उन्होंने वो पूरा अच्छे से पढ़ना जरूरी है। मैं पढ़ के तो नहीं बता रहा हूं, बट आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस क्राइटेरिया में बैठते हो कि नहीं। उसमें एसिड अटैक्स वाले लड़कियां जो होती है या फिर लड़के जो होते हैं वो भी आते हैं। बहुत अलग अलग क्राइटेरियाज है, मतलब आपने सुने भी नहीं होंगे, इतने सारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया में बैठते हो तो आपको अच्छे से वो पढ़ना होगा और देखना होगा कि आप एक्चुअली हो कि नहीं उस क्राइटेरिया में, ठीक है। बात करते हैं आगे उन्होंने कहा है एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा वो जो मेंशन होता है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो वैसे होगा। देन उसके बाद आगे उन्होंने कहा हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विडोज है, डाइवर्स्ड वुमेन्स है, या फिर जो वुमन है जो लीगली सेपरेट हुआ है और जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, उनके लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि 9 साल का एक्सटेंशन होगा आपको। एंड जो पर्सन जो अफेक्टेड बाय 1980 राइट्स के हिसाब से जो है उनके लिए 5 साल का एक्सटेंशन है। ये बहुत कम केसेस में रहते हैं तो इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे
अगर आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं कि ओबीसी के लिए अगर आप ओबीसी हो बट आपके पास क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो ओपन कैटेगरी तो उनको तो टेंशन ही है ही नहीं कि उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, नेशनलिटी होनी चाहिए बस आपके पास। एंड जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है जैसे पासिंग सर्टिफिकेट हो, लिविंग सर्टिफिकेट हो, वो सब कुछ होना चाहिए। बट जो कैटेगरीज में बैठते हैं तो उनको कैटेगरी को वैलिडेट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी वही है कि आपको एक्स सर्विसमैन के पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी होता है। जैसे मैंने कहा था कि एसिड अटैक्स, देखिए एसिड अटैक्स में जो है अलग अलग उनके वैरायटीज आते हैं, उसमें कौन से वैरायटी में आप बैठ रहे हो तो अलग अलग पार्ट्स आते हैं, उसमें कहाँ पे आप बैठ रहे हो वो देख के आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं और बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी ऐसे लोग जो करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा, बट मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये एग्जाम देके देखिए, आप बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे इस एग्जाम से। पढ़ाई आपकी ज्यादा परफेक्शन तक ना भी हो तो भी रिक्रूटमेंट में बस जितने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उतने भी अगर आप अच्छे से करके जाओ तो भी आप पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रूरल एरियाज में जॉब होता है, बस इतना एक प्रॉब्लम होता है, बट इट इज नॉट द बिग इश्यू, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सभी फैसिलिटीज सभी गांवों में शहरों में सब कुछ अवेलेबल तो है ही। तो वो पहला जमाना था कि गांव में कुछ अवेलेबल नहीं रहता या फिर बहुत रिमोट एरिया में चले जाते हैं तो वहां पे कुछ मिलेगा नहीं, ये सब कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। इतना सारा सोचते बैठोगे तो फिर कोई एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है। सो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है। प्रिपरेशन क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये जो सभी मैं अभी स्किप कर रहा हूं वो सभी वो बातें हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए है, फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए है, अलग अलग क्राइटेरिया है उनके लिए, वो डिटेल्स देके रखे। अगर आप वो क्राइटेरिया में आते हो तो मैं पीडीएफ भी शेयर ही कर रहा हूं, तो यहाँ पे पीडीएफ आप देख लीजिए, पीडीएफ में आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर एजुकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखिए ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज, जो मैंने कहा है कि ये क्लर्क का जॉब होता है, ये क्लर्क वाला जॉब जो है इसके लिए बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन इज नेसेसरी, ठीक है। तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिए, ये दिमाग में बिठा के रखिए, जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस रीजन की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र के लिए कर रहा हूं तो महाराष्ट्र के लिए मुझे मराठी आना कंपलसरी है, ठीक है। जिनको नहीं आता और जो करना चाहते हैं महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ प्रोबेशनरी पीरियड जाता है, आपको सीखना पड़ता है वो लैंग्वेज। मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी आपको एक ड्यूरेशन मिलेगा, उसमें आपको चांस दिया जाएगा कि भाई सीखो, ठीक है। अगर आप सीख जाते हो तो आपकी रिक्रूटमेंट फिक्स हो जाती है, इस तरह से वो होता है। तो यहां पे लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे कंप्यूटर का नॉलेज होना, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो अच्छा ही है। तो ये याद रखिए कि जैसे MSc हो या फिर अलग अलग जो कंप्यूटर के कोर्सेस आते हैं तो वो कोर्सेस के आपके पास सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, वो आपको मेंशन करना पड़ता है। वो देखते हैं कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर के नीचे की एक लेवल होती है असिस्टेंट मैनेजर, उसके लिए भी बस यही याद रखिए कि आपको बैचलर्स डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है कि प्रेफरेंसेस किसको दिए जाएंगे, तो प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे उन लोगों को जिनका एग्रीकल्चर है या फिर एनिमल हस्बेंड्री है या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, इनके प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। लॉ है, इकोनॉमिक्स अगर आपने लिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिग्री की हुई है, उनको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। बट अगर वो लोग ज्यादा करके नहीं आते, और वो आएंगे भी क्यों, सोचिए ना, उनके लिए अगर स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है तो वो मल्टीपर्पज के लिए क्यों आएंगे, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए हो सकता है कि आ जाए, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए उनको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। बट रिक्रूटमेंट उनकी भी होंगी जिनके पास ये डिग्रीज नहीं होंगी, बट आपके मार्क्स अगर हाई रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 80 मार्क्स दो बंदों को, एक कॉमर्स वाला है और एक ऐसा बंदा है जिसने डिग्री की हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, IT में उसने इंजीनियरिंग की हुई है, तो दोनों के 80 मार्क्स है तो प्रेफरेंस IT वाले को दिया जाएगा। बट कॉमर्स वाले को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा रिक्रूटमेंट तो गया। आप अच्छे मार्क्स लाइए, आपका रिक्रूटमेंट कोई
कोई आपसे छीन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे भी वो इंपॉर्टेंट है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आरआरबी मतलब वही है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए, तो वो याद रखिए आप। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे मैनेजर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप देखिए। जो मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहां पे जो पहले ये जो दो मैंने पोस्ट के बारे में बताया, इन दोनों पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है, ठीक है। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर्स बंदे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेशर बंदों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट ये जो नीचे की पोस्ट है मैनेजर, सोचिए मैनेजर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे जो मैनेजर लेवल के पोस्ट है उनके पास भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और जो प्रेफरेंसेस मैंने कहे कि प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये अगर आपके पास हो तो इनको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जरूर करिए। यहां पे नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। अभी आप देख ही रहे हो कि कोविड का जो सीजन चल रहा है उसमें कितने सारी नौकरियां जा रही है, कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी जॉब के लिए या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उनके पेमेंट काटे जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करती। गवर्नमेंट में अगर आप वहां पे जाते हो और अगर कोई रीजन की वजह से आपको 1 साल घर पे भी बिठाना पड़ता है तो 1 साल का पूरा पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये पॉजिटिव आप में रहिए, पॉजिटिव चीजों को आप सोचिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। देन बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पे ऑफिसर स्केल 2 मतलब जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर टाइप के जो लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में खास करके वो लोग आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका इंजीनियरिंग हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो ये आईटी इंजीनियरिंग वाले बंदों के लिए डिप्लोमा नहीं, यहां डिग्री चाहिए। तो यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चार्टेड अकाउंट्स, सीए एंड लॉ ऑफिसर्स, इनके लिए ये रिक्रूटमेंट है। ट्रेजरी मैनेजर्स भी है, तो यहां पे इन लोगों के लिए भी वो रिक्रूटमेंट होगी। तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा करके इन लोगों की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे आपका जो आईटी में कैटेगरी में कौन कौन आते हैं ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर मेरा आईटी नहीं था। बट अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स था, कम्युनिकेशन था, कंप्यूटर साइंस था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो यहां पे आपको 50% मार्क्स की यहां पे जरूरत है, ये याद रखिए। मैं वापस एक बार थोड़ा ऊपर जाऊं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे जो मैंने स्टार्टिंग के 2 पोस्ट बताए जिनको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी, उन पोस्ट के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं था। यहां पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। अगर आप पास हो तो आपको ये जॉब मिल सकती है। वो अभी देखेंगे कि आप में कितनी कैपेबिलिटीज है, जो एग्जाम वो लेंगे उसमें दिखाई देगा कि आप में कैपेबिलिटीज कितने हैं, वो आपको वहां पे दिखाना है, ठीक है। आपके प्रीवियस मार्क्स से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। बट अगर बात करें यहां पे मैनेजर लेवल्स की, तो मैनेजर लेवल्स में यहां पे जरूरी होता है कि 50% मार्क्स हो, मैंने कहा है। यहां पे एक्सपीरियंस भी नीडेड है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे चार्टेड अकाउंट्स के लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ ऑफिसर्स के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है जो कोर्ट की तरफ से मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। यहां पे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। देन सीनियर मैनेजर्स, ये सीनियर मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सीनियर मैनेजर। यहां पे 50% आपको होनी ही चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर रहे हो या फिर आगे सोच रहे हो कि मुझे सीनियर मैनेजर लेवल तक जाना है, बट आपके पास बस 4 ही साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए नहीं है। आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको वो 5 साल का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर ऐसे कंपनीज होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है जिनके पास, ये कह सकते हो आप कि ऑथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ वो अगर आपको एक लीगली डॉक्यूमेंट दे देते कि इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहां पे अप्लाई जरूर कर सकते हो। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे एजुकेशन। कुछ चीजों को मैं स्किप कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए, अभी आपको ये थोड़ा सा हिला देगा, ये चीज जो है वो थोड़ी हिला देगी आपको कि अभी जो फीस है वो बढ़ाई गई है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस जो है ऑफिसर स्केल 1,
2 and 3 के लिए वो 175 रुपीज, SC ST एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए, एंड 850 रुपीज फॉर ऑल अदर्स। फॉर ऑल अदर्स मतलब इसमें आता है यहाँ पे OBC एज वेल एज जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। देन ऑफिसर असिस्टेंट या फिर मल्टीपर्पज के लिए कह सकते हो कि 175 एंड 850 ये फीस है। लास्ट टाइम वो फीस थी 600 रुपीज, अभी 250 से बढ़ाई गई है, और ये थी मेरे ख्याल से 125 फीस थी, तो अभी 175 कर दी है, 150 से बढ़ा दी है। तो ये फीस में थोड़ा सा ये हुआ है, बट देखो इस चीज को आप पॉजिटिवली ले सकते हो। आप ये मत सोचिए कि इतनी फीस क्यों ली जा रही है। कोविड का जो है मौसम चालू है, जिसमें कोविड का बहुत, वायरस का बहुत ये हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे वो रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रिकॉशंस लिए। हो सकता है कि वहां पे वो डिफरेंट बैचेस बनाएं और एक बैच में बहुत कम स्टूडेंट्स को ले, तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो प्रिकॉशंस लेंगे, वो सैनिटाइजर्स यूज करेंगे, या फिर जो कह सकते हो कि डिसइंफेक्शन जो भी किट आता है वो यूज करेंगे। तो उसके लिए जो खर्चा लग रहा है ना, वो थोड़ा सा आपसे ले रहे हैं, बट ये आपके सेफ्टी के लिए। तो 100, 150, 200 रुपए इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी आपको मिल रही है तो थोड़े पैसे तो आप बियर कर सकते हो, जान से बड़ा क्या होता है। तो वो बात करते हैं नेक्स्ट, एंड सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी ये सब कुछ तो सुन लिया सर, बट पेपर देना है तो पेपर कैसे देंगे। पेपर जो होगा वो अगर आप क्लेरिकल ग्रेड के लिए मतलब मल्टीपर्पज के लिए देख रहे हो, तो मल्टीपर्पज के लिए प्री एंड मेंस इस फॉर्म में पेपर होगा, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो प्री एग्जामिनेशन में मल्टीपर्पज के लिए मतलब क्लर्क के लिए क्या होगा ये बता रहा हूं मैं। 2 ही सब्जेक्ट का पेपर है, देखिए कितना सिंपल है। वही तो मैं कह रहा था कि बहुत सिंपल सा पेपर होता है। यहां पे 2 ही सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, एक रहेगा रीजनिंग, दूसरा रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 मार्क का टोटल पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 40 और 80 मार्क का यहां पे पेपर होगा। 80 क्वेश्चन एंड 80 मार्क्स दिए जाएंगे। और कंपोजिट टाइम है यहां पे, ये देखिए ये भी बहुत गड़बड़ लगता है बच्चों को। कंपोजिट टाइम है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, मतलब आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है। तो जैसे IBPS के अदर पेपर्स में होता है, PO क्लर्क्स में होता है कि आपको रीजनिंग के लिए जैसे 45 मिनट्स दिए जाते हैं, 25 मिनट्स दिए जाते हैं, उसी में आपको खत्म करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। वो टाइम अगर बार्ड हो गया तो फिर वो सेक्शन क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाता है। यहां पे ऐसे नहीं है, आप आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए, ठीक है। बट ये भी याद रखिए कि यहां पे सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है। तो यहां पे सेक्शनल कट ऑफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब अगर मेरिट के हिसाब से रीजनिंग की बात करें, ये मैं बता देता हूं, चलो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पेपर बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होता है। लास्ट कुछ सालों का अगर मैं बात करूं तो 80 मार्क का पेपर है, बात सही है। 80 मार्क्स में से लास्ट कुछ ईयर्स में कुछ स्टेट्स के स्कोर 70 to 75 तक आए हैं। सोचिए 80 मार्क्स में से बच्चे इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं, मतलब पेपर कितना इजी होगा, ठीक है। बट ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि पेपर बहुत इजी है, मतलब कंपटीशन बढ़ेगी। तो आपका प्रिपरेशन परफेक्टली होना चाहिए, आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके आने। आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता इस चीज में। तो ये बात याद रखिए। तो 70 to 75 मार्क्स 80 में से, तो इतना सिंपल पेपर होता है। ये पेपर देने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोगों के कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस हाई होना जरूरी है। कोई एग्जाम देने के बाद अगर आप डिमोटिवेट होके आते हो कि चलो यार कुछ नहीं आया मेरे को, मैं नहीं कर पाया, तो आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए वापस थोड़ा सा सोचते हो। बट अगर कोई पेपर आपके लिए बहुत इजी जाता है तो आप नेक्स्ट टाइम बहुत जोश से उस पेपर को वापस एक बार पढ़ाई के लिए स्टार्ट कर देते हो और वहां पे जाके पेपर दे देते हो। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने की वजह से बहुत लोगों की सिलेक्शन हो जाता है। तो वापस एक बार मैं बता दूं, 2 सब्जेक्ट रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। 40 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चन टोटल, 40 मार्क्स और 80 मार्क्स का पेपर और 45 मिनट, और आपके हिसाब से टाइम यूज करो, ये वो हिसाब होता है। ये तो हो गया मैंने कहा मल्टीपर्पज के लिए, क्लर्क्स के लिए। देन उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 के लिए क्या होगा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 सेम स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो मैं ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे बढ़ता हूं। देन यहां पे देखिए जो मेंस एग्जामिनेशन है मल्टीपर्पज के लिए, मतलब यहां पे
क्लर्क्स के लिए तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग होगा जो आपने प्रीवियसली प्री में भी दिया है, बस यहाँ पे उसका एक एडवांस वर्जन होगा। कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा एंड इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी का भी दे सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी भी चूज कर सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट होता है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से पढ़ाई की हुई है और जिनको इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं आता, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंग्लिश को छोड़ दो, हिंदी को चूज कर लो, तो पासिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट मैं ये कहता हूं हमेशा कि कोई भी लैंग्वेज हो वो अगर आप गहराई में जाओगे तो डिफिकल्ट होती है। अगर मैं मराठी हूं या फिर हिंदी हूं तो यहां पे जो मराठी हिंदी है वो अगर मैं उस मीडियम से भी पढ़ा हूं तो भी पूरा नॉलेज मेरे पास अभी होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हिंदी है तो मेरे को आ जाएगा, मैं कर लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको उसकी भी डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये दिमाग में रखिए, बस छोड़ के मत चलिए, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट आई है ना, ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है आप लोगों के लिए। तो ज्यादा सोचिए मत। अगर पढ़ाई करनी पड़े, दिन की रात और रात का दिन करना पड़े, तो भी आपको कुछ आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम ही होगा। तो यहां पे देखिए, तो उन्होंने लैंग्वेज का क्राइटेरिया बताया हुआ है, तो मैं सबके तो नहीं बता सकता। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने बोला है इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु आना चाहिए आपको, तो ये क्राइटेरियाज होता है। जैसे महाराष्ट्र के लिए बोला हुआ है कि इंग्लिश हिंदी मराठी एंड कोकणी। कोकणी का इतना कुछ नहीं, मराठी मतलब कोकणी, ये तो क्या कह सकते हो कि दे आर कजिन्स, मराठी एंड कोकणी, इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ पे आप मराठी भी जानते हो तो भी सफिशियंट है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी एग्जामिनेशन है, जैसे कि जो स्केल 2 की है, तो ये स्केल 2 वाली एग्जाम जो मैंने कही थी कि मैनेजर लेवल की एग्जामिनेशन, वो सिंगल में ही होगी। तो उसमें एक ही एग्जाम होगी, प्री एंड मेंस नहीं होंगे। तो उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या फिर उसकी जगह पे हिंदी, तो ये और में होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसा 200 मार्क का पेपर होगा, 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क का पेपर, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे। इसके लिए भी कोई सेक्शनल टाइम नहीं है, ओवरऑल टाइम आपको मिलता है। तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट है, ये भी आप दे सकते हो उन लोगों के लिए। देखिए, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी वो सेम स्ट्रक्चर होगा। आपको कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर जिस स्पेशलिस्ट फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके लिए वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ क्योंकि सेम ही है स्ट्रक्चर, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि पेनल्टी भी होती है। कुछ लोग होते हैं कि सर जाएंगे तुक्के मार के आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। 1/4 मार्क्स जो है वो आपके काटे जाएंगे अगर आप गलत आंसर टिक करते हो। तो ये बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि जो फेल होने वाले बंदे रहते हैं ना, वो 0.5 0.25 इतने ही मार्क्स से फेल होता है, ठीक है। तो वो चांस लेना ही नहीं। जितना आता है बस उतना परफॉर्म करके आओ। बट जितना आता है मतलब जितना आता है, कुछ पढ़ाई नहीं करी, जितनी आता है ऐसा नहीं, पूरा पढ़ाई करके जाओ। अभी आपके पास है टाइम, ठीक है। तो जो डेट्स है वो क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है, मैंने कहा था आपको कि सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ देखे जाएंगे, वो तो है ही। देन जो इंटरव्यू की बात होती है ऑफिसर स्केल 2, 1 एंड 3 के लिए, तो उनके लिए जो इंटरव्यूज है वो जो रहते हैं वो उसका रेशियो रहता है 80-20। वो कहीं पे यहाँ पे मेंशन होगा जरूर, मैं आपको बता देता हूँ कहीं पे, यस यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए, तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है एंड जो इंटरव्यू है एंड जो आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स है, मतलब मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स है, तो 80-20 रेशो में लिए जाते हैं। मतलब 100 मार्क का इंटरव्यू तो होता है, बट 100 मार्क्स में से अगर आपको 50 मिले तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 20 में, तो 20 में से कितने मिले 10, और बाकी 80 मार्क्स जो है ना, वो जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उस ऑनलाइन एग्जाम को 80 में कन्वर्ट करके फिर ऐसा 100 मार्क्स में से आपको स्कोर दिया जाएगा, और वो अगर आप कट ऑफ में बैठते हो तो ही आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नीडेड है, वो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा जब आपकी मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगी। जब रिजल्ट्स आएंगे तब और एक वीडियो बना के मैं आपके लिए बता दूंगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या लीगल होता है और क्या इलीगल कंसीडर किया जाता है। तो ये सब कुछ मैं आपके लिए बताऊंगा, तो डोंट वरी। यहाँ पे देखिए
कि आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या होना चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये आइडेंटिटी प्रूफ जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो आपके कॉल लेटर के आपके जब एग्जामिनेशन में जाते एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सब कुछ आपको देना है जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जाते हो। और यही सभी डॉक्यूमेंट्स वापस एक बार आपका फाइनल सिलेक्शन के टाइम भी वही मांगते हैं वो लोग। बट ड्राइविंग लाइसेंस, जो लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ लोग मैंने देखे हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर लर्निंग लाइसेंस लेके खड़े हो जाते हैं। भाई उनके लिए लर्निंग लाइसेंस नहीं अलाउड रहता है। कुछ लोग रहते हैं जो रेशन कार्ड वगैरह लेके आते हैं, ऐसा नहीं चलता। तो ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चीज नहीं है कोविड-19 के वजह से, ये याद रखिए, इसमें से अगर आप कुछ भी मिस कर जाते हो तो पूरी तैयारी करके भी एग्जाम के लिए वो बैठने नहीं देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपके पास मास्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हो। ये याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं लेके जाते तो आपको एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। और मास्क का भी उन्होंने कह के रखा है कि N95 मास्क आपका होना चाहिए। तो ये मास्क आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी है। ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, वो लड़का हो या फिर लड़की हो, आपको ग्लव्स पहन के जाना पड़ेगा, ये भी बात याद रखिए। देन यहां पे वाटर बॉटल होनी चाहिए, बट रूल्स देखिए कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जानी है। कोई कलर वाली वाटर बॉटल या फिर थर्मस वाली वाटर बॉटल ये अलाउड नहीं रहेगा। दिमाग में डाल लीजिए, बिठा लीजिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं कि कॉल लेटर तो होना ही चाहिए आपके पास, एडमिट कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटोग्राफ वो कौन से साइज का होना चाहिए वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये तो हो गया कि क्या क्या लेके जाना है। और भी बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस है। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है एक्चुअली, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अगर आपको चाहिए कि कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाए, कैसे सीक्वेंस डिसाइड किया जाए बैंक्स का, तो मैं वो जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए भी मैं एक टाइम स्लॉट देके रखूंगा। बट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, अगर जरूरत होगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अगर आप भर लेते हो तो कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस देके रखी है। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब का इंप्रेशन वगैरह वगैरह वो स्कैन करके देना होता है। वो सब कुछ अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, उसमें टाइम पास नहीं करते। नहीं पता तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तो मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये सब कुछ भी बताऊंगा। सो डोंट वरी, ठीक है। तो फीस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो फीस जो शेड्यूल कास्ट है 175 रुपीज, एंड जो अदर कास्ट है ओबीसी एंड जनरल के लिए 850 रुपीज। थोड़ी महंगा तो है, बट ये आपके सेफ्टी के लिए थोड़ा सा उन्होंने चार्जेस बढ़ाया हुआ है। सेफ्टी मिलेगी आपको, डोंट वरी। तो इस तरह से एग्जामिनेशन का सब कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो सब कुछ मैं एक्चुअली बता चुका हूं, अभी कुछ ज्यादा करके कुछ बचा नहीं है। तो ये सब कुछ याद रखते हुए आपको अभी बस करना क्या है, आपको अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो पढ़ाई करने के बाद अभी एग्जामिनेशंस कब कब होंगे ये सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइडेड है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1/7/2020 मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 21 जुलाई तक आप रात को 12 बजे तक, 21 जुलाई को रात को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशंस कर सकते हो, उसके बाद नहीं अलाउड रहता, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए आप। एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस भी वही ड्यूरेशन में आपको पे करनी पड़ेगी। 1 तारीख को आप फॉर्म फिलअप करते हो और 21 तारीख को पेमेंट करते हो तो भी चलेगा, डोंट वरी। तो बट आपको पेमेंट करना है 21 से पहले, ठीक है। देन उसके बाद जो कॉल लेटर्स है प्री एग्जामिनेशन के लिए कि प्री एग्जामिनेशन कब होगी, उसका एक टेंटेटिव डेट देके रखा है 12/8/2020। प्री एग्जामिनेशन कब होगी उसकी भी टेंटेटिव डेट है, यहां पे जो सर्कल्स मार्क करके रखे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ डिपेंड रहेगा कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर, भाई वो कब जाएगा, और जब वो जाएगा तब आपको जल्दी से बुला लेंगे। तो यहाँ पे जो प्री एग्जामिनेशन है वो 28/8 से लेके 29/8 ऐसा कुछ 2-4 डेट्स रहेंगे। वो आगे पीछे हो सकते हैं, ये याद रखिए, बट ज्यादा कुछ आगे पीछे नहीं रहेगा, वो 8वें महीने में ही कहीं पे होने वाला है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जो प्रीलिम्स की होगी वो
28 तारीख का होगा। नहीं सॉरी, मैं ये थोड़ा गलत बता दिया। ये पीईटी के बारे में मैंने बता दिया। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होती है ना, वो इन तारीख को हो सकती है, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये कुछ होने ही नहीं वाला। कोविड की वजह से ये कुछ है ही नहीं। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री की कब है? वो अगस्त 2020। जैसे मैं कह रहा था कि इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, तो इसके लिए आप ज्यादा होपफुल मत रहिए। ये एग्जाम तो होगी जरूर, बट अगस्त में कब होगी ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो जो लोग हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर अदर स्टेट में रहते हैं और उन्होंने उनके स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है, उनको वहां पे जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, क्योंकि जहां आपको जॉब करना है और जहां के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, एग्जाम भी वहां पे ही जाके देना पड़ता है। तो आप अगस्त से पहले के रिजर्वेशंस वगैरह कर लीजिए। ट्रेन तब तक मेरे ख्याल से चालू हो जाएंगे, तो ट्रेन से हो या फिर आपका खुद का कोई व्हीकल हो तो आप वहां पे जाके दे रहे हो, तो अगस्त के पहले का करिए। डेट्स कंसिडर मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूं, डेट्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगी? जैसे मैंने कहा सितंबर अक्टूबर में। तो अगस्त में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो सितंबर अक्टूबर में आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएगी प्री की। देन उसके बाद रिजल्ट कब लगेगा? अक्टूबर में लगेगा। ये सब टेंटेटिव डेट्स है, ये आगे पीछे थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस की जो है वो अक्टूबर नवंबर में रहेगी, और जो बाकी स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के लिए जो है वो अक्टूबर नवंबर, एक ही एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में ही होगी। तो ये सब कुछ बातें याद रखिए। देन बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपको बस यही बात अभी के लिए याद रखनी है कि एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं। आपको एक रिवाइज करवा दूं मैं कि आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो जुलाई मंथ में 21 तारीख तक ही फिलअप करना है। देन पेमेंट भी 21 तारीख से पहले ही करना है। कॉल लेटर जो है आपका जो 8वें महीने में आएगा। देन जो पीईटी है ये होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, नहीं हो सकता मेरे ख्याल से वो। देन उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो प्री की है वो अगस्त में उसका कॉल लेटर आएगा, और हो सकता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस उसकी होगी। ये सभी टेंटेटिव है, ये आगे पीछे हो सकता है, बट ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। तो ये बात याद रखिए। इवन मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है सितंबर अक्टूबर, हो सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक भी जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो ज़्यादा बैचेस वो बनाएंगे, वो फीस उसी के लिए ज़्यादा ही ले रहे कि आपके डिफरेंट बैचेस ज़्यादा दिनों तक एग्जाम चला पाए, जो करके लिमिटेड बच्चों को ही एट ए टाइम बुलाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग थ्रू आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में मिलेगा, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि फिर रिजल्ट मिलने के बाद, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में आपको ही पता होता है आप पास होने वाले फेल होने वाले हो, उसके हिसाब से आप मेंस की तैयारी वैसे ही स्टार्टिंग में ही आप एक्चुअली मेंस की ही तैयारी आपने स्टार्ट करनी चाहिए। तो प्री एग्जामिनेशन में वही तो सब्जेक्ट होते हैं जो मेंस में होते हैं, बस मेंस में थोड़े ज़्यादा होता है। तो प्री एग्जामिनेशन होने के बाद कुछ बच्चे मेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, कभी जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ा है, फिर बाद में जनरल अवेयरनेस, आपके पास बहुत कम ड्यूरेशन होता है। देखिए 8वें महीने में अगर आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, सितंबर अक्टूबर में अगर आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, तो मेंस एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर, मतलब एक आधे महीने का 20-30 दिनों का गैप जो होता है, उसमें आप कितना जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हो। ये देखिए, ये एग्जामिनेशन मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये आपने छोड़नी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फ्रेशर्स है और जो ऑलरेडी वर्किंग है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है। बहुत सारे अभी आपने इंसिडेंसेस देखे होंगे जहां पे कंपनीज में लोगों को निकाला जा रहा है, या फिर जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि उनके पेमेंट्स कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऐसा कभी नहीं होता, आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और ये बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं, वो प्लस पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे कि क्लर्क जॉब क्या होता है, तो वो देख लीजिए। क्लर्क है, पीओ है, उनके बारे में आप देखिए कि उनको कितने फैसिलिटीज मिलते हैं, तो आपको समझ में आएगा और तब वैल्यूज पता चलेगी कि ये एग्जामिनेशन क्या है। बहुत सारे लोग क्लर्क के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, बट क्लर्क भी इतना बुरा नहीं है। ठीक है, अभी के मैं कहूँ कि अभी के सीजन की बात करें तो अभी के सीजन में जो कोविड का चल रहा है, जिसमें अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज है कि जो भी एग्जाम आए वो एग्जाम आप दीजिए, पूरी तैयारी के साथ दीजिए।
और अच्छे से वो एग्ज़ाम दे के आप रिक्रूट हो लीजिए। देन उसके बाद इंटरनल पोस्टिंग मिलती रहती है, वो आप इंटरनली एग्ज़ाम दे के फिर आगे पोस्टिंग ले सकते हो, पीओ बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर होता है, वो आगे के पोस्ट है ना, इंटरनली भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बढ़ोगे आगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जो भी एग्ज़ाम आता है, आपका टारगेट चाहे पीओ हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, ये एग्जाम देने में हर्ज क्या है, एक्सपीरियंस लेने में हर्ज क्या है। जो लोग नहीं जॉब करना चाहते उनको फोर्सफुली तो नहीं करवा सकते, बट एज अ एक्सपीरियंस आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाने के लिए ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थी वो खुशखबरी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहां पे ये एग्जाम जरूर दीजिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। आपके सपोर्ट के लिए हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उसमें डिफरेंट लेक्चर्स है, सिंपल लेवल से मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ हम वहां पे पढ़ाते हैं। वो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस बार बार देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और ये फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है जो यूट्यूब पे है। ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होंगे, तो ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम एट ए टाइम किसी चैप्टर के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर 100 200 एग्जाम्पल 300 एग्जाम्पल सॉल्व करके आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको कोई खुद से डिसाइड करने की जरूरत नहीं थी कि मैं आज क्या करूंगा, वो हमारा टास्क होता है। हम लोग आपके लिए प्रिपेयर कर रखते हैं पूरा शेड्यूल दिन के हिसाब से कि ये करना है वो करना है। आपके लेक्चर शेड्यूल्ड होते हैं, जनरल अवेयरनेस हो या फिर बाकी अदर लेक्चर्स हो, तो ये पूरा शेड्यूल होता है। बट जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होते आप सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो। उसके लिए हमने आपके सपोर्ट के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स वहां पे जो चैनल है वहां पे अपलोड किए हुए, तो आप वो लेक्चर्स जरूर देखिए। अभी के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं और चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, और भगवान से बस इतनी दुआ है कि आप सबका सिलेक्शन होना चाहिए। जिसकी जितनी मेहनत होगी उतना उसको फल भी मिलेगा, तो मेहनत करिए। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसे मैंने कहा है कि अगर आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए, मैं उसका भी एक लेक्चर आप सबके लिए बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।